नमस्कार। इंटरनेट हमारी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है और दिन प्रतिदिन हम सबकी निर्भरता इंटरनेट की दुनिया यानी साइबर वर्ल्ड पर बढ़ती जा रही है और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम साइबर सिक्योरिटी के विषय को समझें। मैं हूं अमित अरोड़ा और आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ युवा साथी जुड़ रहे हैं। आप सभी का अभिनंदन। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा आशुतोष कि साइबर सुरक्षा की जरूरत किसको है? सर, आज के समय में साइबर सुरक्षा अगर हम देखें तो सिर्फ एक कंपनी तक ही सीमित ना रह के हम सबको है। चाहे वो एक हम इंडिविजुअल है, चाहे हमारे हाथ में एक स्मार्टफोन से लेकर एक कंपनी की कंप्लीट आईटी कंट्रोल हो, उन सबको साइबर सुरक्षा की उतनी ही जरूरत। जी साहिल, कोई रोजमर्रा के उदाहरण से समझा सकते हैं कि साइबर सुरक्षा क्यों जरूरी है? लाइक इफ यू गो टू द बैंक, अगर आप बैंक में जाते हैं तो, या फिर अगर अपना आज का तो जो बैंक की सर्विसेज है वो आपके मोबाइल पर ही अवेलेबल है, राइट? तो क्या होता है कि यू गेट द कॉल फ्रॉम द सम नंबर जो आपके ओटीपीज के लिए आपके रिक्वायरमेंट देते हैं कि हमें आपके यूजर आईडी की रिक्वायरमेंट है, पासवर्ड की रिक्वायरमेंट है, या फिर ओटीपी की रिक्वायरमेंट है, हम आपके बैंक से फ़ोन कर रहे हैं। तो साइबर सिक्योरिटी बेसिकली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जनरल पब्लिक ऑल्सो, ताकि उनका जो बैंक में अकाउंट है या फिर उनका जो बैंक में बेसिकली अकाउंट हो मेंटेन और वो बिल्कुल सिक्योरिटी हो रह सके उसमें। थैंक यू। जी मयंक, आपको क्यों लगता है साइबर सुरक्षा का मुद्दा इतना महत्वपूर्ण क्यों है? सर, मेरा मानना है कि जैसे आज के टाइम पे क्या है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस ज़्यादा बढ़ रही है। मतलब ये टाइम एक तरफ से ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का है। आप किसी भी चीज़ के लिए देखें, हमें अगर कुछ भी खरीदना है वो ऑनलाइन खरीद सकते हैं। तो अगर ऑनलाइन हमारा इतना सारा डाटा डिफरेंट एप्लीकेशंस पे अवेलेबल है तो वो उसके लिए हमें साइबर सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि तभी वो हमारा डाटा सेफ रहेगा, वरना अदरवाइज उसको कोई भी मिसयूज कर सकता है। लाइक हमने देखा भी है कितने सारे बैंक फ्रॉड्स होते हैं, और एप्लीकेशन पे भी कितने सारे फ्रॉड्स होते हैं। तो अगर उन फ्रॉड से हमें अपने सिटीजन्स को प्रिवेंट करना है या आम जनता को उन फ्रॉड से प्रिवेंट करना है, तो उसके लिए हमें साइबर सिक्योरिटी चाहिए। आशुतोष, जब हम साइबर सुरक्षा की बात करते हैं तो थोड़ा बताइए कि अलग अलग तरीके के साइबर रिस्क कौन कौन से हो सकते हैं? सर, जैसे हम अगर साइबर रिस्क की बात करें, सबसे पहले हमें साइबर सुरक्षा इसीलिए चाहिए क्योंकि आज के टाइम में साइबर रिस्क बहुत है। तो अगर हम मेजर साइबर रिस्क की बात करें तो अगर सबसे पहले जो टेक्निकल टर्म में हम मालवेयर कहते हैं, जो कॉमनली हम लोग उसको एज अ वायरस इंटरप्रेट करते हैं कि हाँ, मेरे सिस्टम में वायरस आ गया। अब हम इसको एक लेमैन की लैंग्वेज में जानेंगे कि मालवेयर होता क्या है। जैसे अगर हम एक चीज कहें कि कई बार हम क्या करते हैं कि कुछ डिवाइसेस से कनेक्ट होते हैं या किसी साइट पे जाते हैं, तो इन दैट केस अगर हमारे पास कुछ ऐसी चीजें बनाई जाती है सॉफ्टवेयर जो इंटेंशनली डैमेज करे। अगर आपने आज के दिन में अगर हम देखें तो हमारे पास कई सारे मेल्स आते हैं, राइट? तो उन मेल्स में बहुत सारे ऐसे अटैचमेंट होते हैं, ये दिख के कि अगर आपको ये ऑफर जानना है तो आप इस अटैचमेंट पे क्लिक करें। तो जैसे ही हम वो अटैचमेंट क्लिक करते हैं वो सारा का सारा हमारा डेटा ब्रीच हो जाता है। तो मालवेयर उन चीजों को कहा जाता है कि आपने एक गलती से एक अटैचमेंट क्लिक करा और आपका सारा डेटा हैकर के पास चला गया। तो एक टाइप ऑफ साइबर रिस्क आज के दिन में मालवेयर है, जो कि हम बहुत तरह के तरीके से फेस करते हैं, चाहे वो ईमेल के टर्म में हो या वेबसाइट पे हम जाते हैं तब जो पॉपअप आता है उस टर्म में। साहिल, मान लीजिए मेरे ईमेल अकाउंट पर कोई गलत ईमेल आ गई, अनचाही ईमेल आ गई, मैंने उसे डिलीट कर दिया, बस इतना ही काफी है या मुझे और क्या सजगता होनी चाहिए? लाइक आई एम वर्किंग एज एन आर्टिकल इन ए सीए फर्म। तो सर ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमें स्पैम मेल्स आती है, इवन जो हमारे पार्टनर है फर्म के, तो उनको ऐसी उनके नाम से मेल आते हैं कि दे नीड सम मनी, या फिर कि ये इशू आ गया है टेक्निकल टीम में, तो प्लीज ट्रांसफर दिस मनी टू माय बैंक अकाउंट। तो सर हम इसको ऐसी मेल्स को रिपोर्ट कर सकते हैं। बेसिकली हमारी फर्म में ऐसे आईटी टीम है जो कि इस सब का ध्यान रखती है। बट वो फर्म्स या फिर वो कंपनी जिसमें आईटी टीम ना हो, तो वो गूगल को रिपोर्ट कर सकती है कि इफ दे गेट दिस टाइप ऑफ मेल्स, तो दे शुड नो कि
ऐसे मेल्स के एक सर सबको एक मेल्स के बारे में पता होना चाहिए कि स्पैम मेल कैसी होती है. दे शुड रिपोर्ट टू द गूगल, दे शुड ये बग्स है ताकि आगे के जो गूगल उस पर एक्शन ले इस पर. जी वंशी, जैसा आशुतोष ने बताया कि मालवेयर मतलब जैसे ईमेल पर कोई अनवांटेड अटैचमेंट आ गई तो हम उसे ना खोलें. तो आप कैसे देखती हैं, ईमेल में कई बार मेल्स तो इनबॉक्स में आती हैं लेकिन बहुत सी फिल्टर होकर स्पैम में चली जाती है, लेकिन अगर वो स्पैम में ना जाए, इनबॉक्स में ही आ जाए, एक ह्यूमन बिहेवियर रहता है कि आप एक क्यूरियस होते हैं कि क्या ईमेल है और उससे करप्ट हो सकता है आपका सिस्टम. यस सर. तो आप कैसे अवेयर रहती हैं फिर? सर स्पैम में ही जाके देखती हूँ, एल्स अगर वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैं उसको ओपन नहीं करती. अगर इट्स इम्पोर्टेंट तो फिर मैं जो हमारी आईटी टीम है उनसे कांटेक्ट करती हूँ कि ये इम्पोर्टेंट मेल है, स्पैम में जा रही है या फिर जो वायरस क्रिएट कर सकती हैं, तो ये आप मुझे ओपन करके दे दीजिए. जी, अदरवाइज आप स्पैम में जितनी मेल्स आती हैं उसे डिलीट कर देती हैं? अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो हाँ मैं डिलीट कर देती हूँ. अच्छा, आप कह रही हैं इम्पोर्टेंट, मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ इम्पोर्टेंट ईमेल स्पैम में होती हैं, उसे फिर हम वापस इनबॉक्स फोल्डर में ले आते हैं. हाँ. तो आशुतोष, मालवेयर तो हमें समझ में आ गया. जो दूसरा टाइप ऑफ साइबर रिस्क है, रैंसमवेयर, ये क्या है? सर रैंसमवेयर की अगर हम बात करें तो रैंसमवेयर एक टाइप की मालवेयर ही है, बट इसमें और मालवेयर में ये डिफरेंस है कि मालवेयर में जो इंटेंशनल डैमेज की रीजन से वो हमें शेयर करते हैं अटैचमेंट, उनका और कोई इंटेंशन नहीं होता. उनका ये होता है कि हम पहले इनिशियल लेवल पे एक डेटा ब्रीच करें, डेटा कलेक्ट करें. बट जब हम रैंसमवेयर की बात करें तो रैंसमवेयर पे जो हमें वो अटैचमेंट शेयर करते हैं वो ऐसे फाइल्स और वायरस होते हैं जिससे हमारे सिस्टम का एक्सेस डिनाइड हो जाता है. और फिर जो हैकर होते हैं वो हमें इंटेंशनली कांटेक्ट करते हैं कि अगर आप हमें ये फिक्स अमाउंट नहीं दोगे या ये बेनिफिट नहीं दोगे तो हम आपको उस चीज का एक्सेस नहीं देंगे. तो ये एक तरीके से अगर रोजमर्रा हम देखें, जैसे किडनैपिंग होता है, किडनैपिंग में रैंसम मांगा जाता है कि हम तुम्हारे लोग को छोड़ेंगे तो आपको रैंसम देना होगा. तो ये सेम ऐसा ही है कि अगर आपकी सिस्टम मेरे एंड से फ्री करना है तो आपको एक रैंसम मनी देनी है. तो रैंसमवेयर इस टाइप का वायरस है. तो काजल, आपको लगता है कि बिजनेसेस को थोड़ा सजग होना पड़ेगा, क्योंकि जैसे किडनैपिंग करके फिरौती मांगी जाती है, वैसे ही साइबर वर्ल्ड में भी रैंसमवेयर का साइबर रिस्क है? सर नॉट ओनली बिजनेसेस बट अकॉर्डिंग टू मी ये नॉर्मल जो मेरे कजन के साथ भी केस हुआ था कि उन्होंने अपने सिस्टम में कोई क्रोम से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करी थी, तो उसमें उनका कोई इस तरह का वायरस आ गया था जो रैंसम एक्चुअली डिमांड कर रहा था कुछ, कि मतलब डेटा वगैरह उनका हैक हो गया था और इस तरह से वो डिमांड कर रहे थे वो कि या तो हम आपका डेटा तभी दे पाएंगे आपको. तो उस केस में उसको अपना पूरा सिस्टम फॉर्मेट करना पड़ा था. और तो आई थिंक नॉट ओनली बिजनेसेस, नॉर्मल सभी को अवेयर होना चाहिए उस चीज़ के बारे में कि हम कोई भी इंटरनेट से या कहीं से भी इस तरह का कोई भी लिंक ओपन ना करें, कुछ भी इस तरह की चीज़ डाउनलोड ना कर ले जिससे हमारे सिस्टम के सिक्योरिटी में कुछ भी रिस्क आए. काजल ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि साइबर सुरक्षा का मुद्दा हम सबसे जुड़ता है, तो सभी को सजग होने की आवश्यकता है. तो काजल, जब फिर वो रैंसम मांगा गया तो फिर क्या किया आप लोगों ने? नो सर, रैंसम तो फिर नहीं प्रोवाइड किया था, फिर सिस्टम ही फॉर्मेट किया था, बट वही डेटा लॉस वगैरह हुआ था काफी. बट जी, और इसीलिए डेटा मैनेजमेंट बहुत जरूरी हो जाता है. साहिल, यस सर, एग्जैक्टली. डेटा इज द न्यू ऑक्सीजन. तो बिजनेस डेटा मैनेजमेंट को लेकर किन बातों का ध्यान रखे? तो सर एज अ बिजनेस अगर वो अपने डेटा को मैनेज कर रहे हैं तो सर उनको पहले अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वही इतना सिक्योर करना पड़ेगा ताकि जो उनका जो एनवायरनमेंट है वो सिक्योर हो. इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सिक्योरिटी, लाइक दे शुड नॉट यूज इंटरनेट, दे शुड यूज लोकल एरिया नेटवर्क अपने एक एनवायरनमेंट पे, अपने जो जितने भी बिजनेस हैं उनके. और ऐसे बहुत सारी कंपनी होती है जो कि इंटरनेट यूज करती है, विच इज वेरी थ्रेटफुल, कि जो हैकर होते हैं वो इजिली हैक कर सकते हैं उसको. तो उनको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करना चाहिए. सेकेंड पॉइंट में भी is application security, like companies these days using software as a service SaaS, तो उनको अपने एप्लीकेशन को यूज करना चाहिए, सिक्योर करना चाहिए, लाइक पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, कि एक जो पर्टिकुलर उनका जो एम्प्लॉइज ही है, ऑथेंटिकेटेड पर्सन ही उसको एक्सेस कर पाए. थर्ड पॉइंट,
विल बी आवर नेटवर्क सिक्योरिटी, कि उनको अपने जो नेटवर्क, जैसे आई सजेस्टेड कि लैन यूज करे, तो उसमें फायरवॉल्स यूज करके वो जो इंट्रूडर होता है तो उनको वो एक्सेस करने में उनके फायरवॉल है वो उसको प्रोटेक्ट करता है उनके नेटवर्क को। एंड फोर्थ वन इज इफ दे आर यूजिंग द क्लाउड सर्विसेज ऑल्सो। तो क्लाउड सर्विस पे क्या होता है कि या तो इन हाउस हो क्लाउड सर्विस या फिर क्लाउड आपके आउटसोर्स। आप तो क्लाउड सिक्योरिटी आप अगर इन हाउस है आपकी, तो इस केस में आप जो है अपने सर्वर को इतना सिक्योर कर लीजिए या फिर बाहर से सर्विस लेके, ताकि जो इंट्रूडर वो एक्सेस ना कर पाए आपके एनवायरनमेंट पे। तो या आशुतोष, ये जो पॉइंट था कि बिजनेसेस इंटरनेट की बनिस्बत लोकल नेटवर्क को प्रेफरेंस दें, इसे कैसे समझें हम? इसे सर हम ये देख सकते हैं कि कई बार जैसे अगर बिजनेसेस में हम देखें तो बिजनेसेस में एक सिक्योर नेटवर्क ही डिफाइन होता है। अगर वाईफाई की बात हम करें तो बिजनेसेस डिफरेंट लेवल ऑफ वाईफाई इनबिल्ट करती है अपने प्रीमाइसेस में। एक अगर हम आपको ये बताएं कि एक वाईफाई होता है कि इन हाउस टीम के लिए, दूसरा होता है गेस्ट के लिए, तीसरा होता है कि आपकी जो सीनियर लेवल के पर्सन्स हैं उनके लिए होता है। तो कई बार क्या होता है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग फायरवॉल है, तो फायरवॉल का काम ही यही है कि इंटरनल नेटवर्क और एक्सटर्नल नेटवर्क के बीच में एक ब्रीच क्रिएट करना, ताकि हमारा डेटा ब्रीच ना हो या कोई अनऑथराइज एंट्री ना हो हमारे सिस्टम में। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जिस पर्पस के लिए अगर हमारा नेटवर्क डिफाइंड है, हम उसी को यूज करें, हम दूसरे अल्टरनेटिव की तरफ ना जाए, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ वाईफाई। जी, प्रियांशी? I would like to give a recent example of how important cyber security is. अभी recently एक मेजर इंडियन एयरलाइन कंपनी ने अनाउंस किया कि वो अपने Q4 और फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट्स डिले करेगी बिकॉज उनके आईटी सिस्टम पे एक रैंसमवेयर अटैक अटेम्प्ट हुआ था, जिस वजह से उन्हें तो दिक्कत हुई कंपनी को, जो लोग थे जो फ्लाइट यूज कर रहे थे उन्हें भी बहुत दिक्कत हुई, फ्लाइट डिपार्चर डिले हुए, फ्लाइट्स अराइवल में डिले हुए, और सबने ट्विटर पे शिकायत करी पर किसी के पास इस चीज का कोई सोल्यूशन नहीं था। So this is how important cyber security is, not just for the company but also for the people who are dependent on such companies. Thank you. आशुतोष, जैसे हम देखते हैं कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का भी एक पब्लिक वाईफाई है, हम लोग मेट्रो का जब इस्तेमाल करते हैं तो हम एक्सेस कर सकते हैं, तो क्या इस तरह से पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करना चाहिए? सर ये डिपेंड करता है कि पब्लिक वाईफाई जो है वो कितनी रिलायबल है। अगर हम दिल्ली मेट्रो की बात करें तो बहुत हद तक दिल्ली मेट्रो ने वो सारे प्रिकॉशंस ले रखे हैं कि अगर वो ओपन नेटवर्क दे रहे हैं तो उन केसेस में वो सिक्योरिटी दे, क्योंकि जब आप दिल्ली मेट्रो में लॉग इन करते हो वो आपसे नंबर मांगते हैं, नंबर पे ओटीपी आता है तभी आप लॉग इन कर सकते हो, रैंडमली आप लॉग इन नहीं कर सकते। तो ये उनका एक फर्स्ट लाइन ऑफ कंट्रोल है कि कोई बाहर का बंदा अनऑथराइज एंट्री ना कर सके। तो ये है, बट सर फिर भी हमें प्रिकॉशंस लेने हैं, क्योंकि अगर मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊं तो अभी के टाइम में ऐसे भी सिस्टम्स है, अगर आपने मेरे डिवाइस से हॉटस्पॉट से अपना फोन कनेक्ट किया है तो मैं आपके फोन का डेटा ले सकता हूं। तो जस्ट इन केस अगर पब्लिक वाईफाई के नेटवर्क से मैंने लॉग इन किया और किसी और ने उसी नेटवर्क से, यानी कि हम दोनों सेम नेटवर्क पे हैं, तो चांसेस आर कि वो मेरा डेटा ब्रीच कर सकता है। तो प्रिकॉशंस की जरूरत तो सर हमेशा रहती है। जी, तो हमने साइबर रिस्क में अब तक मैलवेयर के बारे में जाना, जहां पर यह आग्रह हुआ उदाहरण के माध्यम से कि यदि आपके पास कोई अनचाही ईमेल आती है तो आप उसे ना खोलें, कोई अटैचमेंट है, आपको उस पर शक है, आप नहीं जानते किसने भेजा है, तो सजग रहें, उसे ना खोलें। और रैंसमवेयर जैसा आशुतोष ने बताया कि इसमें एक तरह से पूरे सिस्टम को ही आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं और फिर चाहते हैं कि आप एक फिरौती, जैसे किडनैपिंग में होता है, वो मांग करते हैं बिजनेस से। आइए तीसरा जो मुख्य साइबर रिस्क है उसको जानते हैं, फिशिंग। तो आशुतोष, हमने फिशिंग तो सुना था, ये फिशिंग अटैक क्या होता है? ये बिल्कुल ही सर जो हमारा मिलता जुलता शब्द है फिशिंग, कि हम जैसे लेमन लैंग्वेज में कहते हैं कि दाना डालना और फिश उससे अट्रैक्ट होके हमारे पास आएगा। ये साइबर वर्ल्ड में भी जो जो हैकर है या जो भी साइबर क्रिमिनल है वो ऐसा ही करते हैं। वो हमें एक मेल के थ्रू एक ऐसे अटैचमेंट भेजते हैं या कुछ ऐसा लिख के भेजते हैं कि हम अट्रैक्ट हो जाए उस पे, कि हाँ नहीं, एक बार तो मुझे ये मेल खोल के देखनी है कि इसमें क्या ऑफर है। और जैसे ही हम वो मेल और अटैचमेंट ओपन करते हैं,
क्योंकि हम उससे अट्रैक्टेड है और हमें लग रहा है कि कोई ऑफर है हमारे लिए, वो हमारे सिस्टम में इन हो जाते हैं और सारा डेटा ब्रीच होता है। अगर मैं आपको रिसेंट एक एग्जांपल बताना चाहूँ 2021 का, तो दिसंबर मंथ में एज पर डेटा ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कई सारे मिनिस्ट्रीज को ऐसे मेल्स आए थे जो अननोन थे और वो दिखने में लग रहा था कि लेजिटिमेटेड सोर्स से है, जैसे वो nic.india ऐसे करके आ रहा था। तो ये ऐसे केसेस होते हैं कि पहले तो हमें ऑफर किया जाता है कि हाँ पहले हमें ओपन करो, और फिर उसके बाद सारा हमारा डेटा लॉस होता है। कोई फेसबुक पर है, कोई ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टा पर। क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया पर जो हमारी प्रेजेंस है इससे भी कुछ जुड़ा साइबर रिस्क हो सकता है? एक फेसबुक का एग्जांपल था कि फेसबुक पे क्या था कि लोगों को प्रोडक्ट्स कि मतलब कोई एक प्रोडक्ट है 1000 का प्रोडक्ट है तो उसको सस्ता करके कि ये प्रोडक्ट 100 में मिल रहा है, 200 में मिल रहा है, तो लेकिन वो आपसे पेमेंट तो ले लेते हैं लेकिन उसके बदले आपका डाटा ब्रीच होता है। ऐसे अगर किसी ने सुना हो तो टेलीग्राम पे होता है कि टेलीग्राम पे मैंने एक कोड चला था कि आईफोन का चला था कि वो क्या करते थे कि आईफोन सस्ता मिल रहा है 10,000 का 11,000 का, वो पेमेंट हो जाती थी आपको, मतलब एक प्रॉपर एक आपका शिपमेंट, जैसे हम कोई भी अमेज़न से ऑर्डर करते हैं तो जैसे उसके लिए कोई भी प्रॉपर एक आपका एड्रेस होता है, बिल आता है, वो सब कुछ आता है, एकदम ओरिजिनल लगता है वो, लेकिन वो होता है एकदम फेक है। तो सोशल मीडिया पे तो ये लिंक्स, क्योंकि सोशल मीडिया पे हम एक तरफ से वेरीफाई नहीं कर सकते, मेल पे हम एक बारी को हम अपनी टेक्निकल टीम को भेज सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ आता है तो हमें सोचते हैं कि एक बारी को हाँ ये सही होगा, और उसमें नीचे अगर 3-4 व्यूज उसके फेवर में हो तो हम सोचते हैं कि हाँ यार ये तो सही है, तो उससे हमें अवेयर रहना होगा। जी मानसी, सोशल मीडिया में आप किस तरह के साइबर रिस्क देखती हैं? तो मेरी एक फ्रेंड है, उसको एक मेल आई थी लाइक कि आपने ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं करी है तो आपको अपना एम्प्लॉय आईडी है वो बतानी है, और एक लिंक दिया हुआ था जिस पे क्लिक करके ये था कि आपने ट्रेनिंग अटेंड नहीं करी, मैंडेटरी ट्रेनिंग है वो आपको अटेंड करनी है। तो वो हमने लाइक मतलब बात वगैरह करी तो हमें पता चला कि ये फिशिंग मेल था। तो इसको पहचाने कैसे? सर पहचान तो पाते नहीं है, लाइक फर्स्ट हम जैसे हमने भी न्यू ज्वाइन करा तो हम बहुत मतलब दिक्कत तो आती है सर। आशुतोष, पहचाने कैसे है कि ये फिशिंग अटैक है? सर इसका एक ही ऑप्शन है कि हम प्रिकॉशंस पहले से ही लें। जैसे अगर ट्रेनिंग की बात हो तो हमें ये देखना है कि क्या अगर ट्रेनिंग होनी है तो एचआर ने हमें इंटीमेट किया होगा कि हाँ आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। सीधा डायरेक्टली मेरे पास ट्रेनिंग का मेल नहीं आएगा विदाउट इंटीमेटिंग कि हाँ आपने ज्वाइन किया, पहले वेलकम मेल आएगा फिर ट्रेनिंग आएगा। वैसे ही अगर मैं आपको ये बताऊं, अगर जैसे मयंक ने कहा, मयंक की बातों में से मैं एग्री करता हूं, मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूं। जैसे अभी रिसेंटली एक व्हाट्सएप पे मैसेज सर्कुलेट हो रहा था कि दिस इज ओनली फॉर इंडियन स्टूडेंट एंड द लैपटॉप एट दिस कॉस्ट, इफ यू वांट टू गेट द लैपटॉप एट 10,000 i7 यू हैव टू फिल डेटा एंड गूगल फॉर्म ऑन दिस लिंक। बहुत सारे लोगों ने उस लिंक पे अप्लाई करा और वो लिंक ओपन करते ही सारा डेटा लॉस होता है क्योंकि वो हमें ऑफर दे रहे हैं। तो इन चीजों से हमें खुद ही देखना है कि क्या प्रैक्टिकली 10,000 में i7 आ सकता है, नहीं आ सकता। ये तो इतना थॉटफुल हमें होना है जी। तो ये जो चौथा साइबर रिस्क था सोशल इंजीनियरिंग, क्या ये सोशल मीडिया पे प्रेजेंस और ये जो आप कह रहे हैं डे टू डे अवेयरनेस, ये सोशल इंजीनियरिंग में ही आएगा फिर? जी सर बिल्कुल। सोशल मीडिया पे कई बार जैसे हम देखते हैं कि ये सोशल इंजीनियरिंग शब्द से ही दिखा जाता है कि सोशली कनेक्ट करके हमसे हमारा जो इंडिविजुअल या पर्सनल इंफॉर्मेशन होता है वो लेना। जैसे अगर कोई हमें इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे मैसेज करता है कि इफ यू वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो काइंडली फिल दिस फॉर्म, हम इतना गेन कर रहे हैं, तो वो ऐसी चीजें आप जब उस लिंक पे आप क्लिक करोगे वो हमसे डेटा लेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी आधार नंबर क्या है। तो इन चीजों से एक तो वो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और वो उन चीजों से हमारा बैंक अकाउंट की तरफ जाते हैं। तो ये वही है कि जो हमसे गलत इरादे से बात करते हैं सोशल मीडिया पे और हमारा डेटा लेते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन। जी मानसी। सर मुझे एक और एग्जांपल बताना है। लाइक मेरे एक फ्रेंड है तो उसका एक पार्सल आना था, तो लाइक हम कॉल करके पूछते हैं ना कि कहाँ पे कितने टाइम में हमारे एस्टिमेटेड डिलीवरी होगा। तो उसने डीटीसी में कॉल करा, तो जो सामने वाला पर्सन था उसने उसको ऑफर करा कि आप मुझे कुछ 30 रुपये पेमेंट कर दो तो आपको ऑर्डर मैं आज ही डिलीवर करवा दूंगा। तो मेरे फ्रेंड तो उस जो सामने वाला पर्सन था उसने उसको एक लिंक भेजा, तो उसने उस लिंक पे पहले क्लिक करा और पेमेंट करने के लिए गया। तो
गलती से क्या हुआ, सामने वाले पर्सन, मेरा जो फ्रेंड था वो पेमेंट भी कर रहा था, तो सामने से ना जो पर्सन था उसने ना गलती से बोल दिया कि सर HDFC कार्ड से मत करो, इससे नहीं होगा। तो मेरे फ्रेंड के दिमाग में आया कि लाइक इसको कैसे पता चला कि HDFC कार्ड से मैं पेमेंट कर रहा हूँ। तो ये हुआ था, जैसे ही मेरे फ्रेंड ने उस लिंक पे क्लिक करा था ना, तो उसकी पूरी जो फोन में जो उसकी जो स्क्रीन थी वो उनको डिस्प्ले हो रही थी, सारा जो उसका इंफॉर्मेशन थी वो सारी लीक हो गई थी। तो लाइक आजकल ऐसे भी हो रहा है। तो इसका मतलब है हमें समझना होगा इंटरनेट के इस दौर में इस तरह के बहुत से एग्जाम्पल हैं। तो चलते चलते मैं आप सभी से चाहूंगा सॉल्यूशंस क्या हैं। काजल, क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, हम कैसे सुरक्षित रहें इंटरनेट की दुनिया में? सॉल्यूशंस बस ये हो सकता है कि हम अपने आप भी अवेयर हैं और लोगों को भी अवेयर करें इन चीज़ों के बारे में, कि किसी भी अननेसेसरी इरेलीवेंट लिंक पे क्लिक करने से बचें, या इस तरह के कोई भी फ्रॉडुलेंट अगर चीज़ें होती हैं तो ना सिर्फ उनको आइडेंटिफाई करके हम अपने आप को सेव करें, बल्कि अगर हो सके तो उनको रिपोर्ट भी करें, ताकि इन फ्यूचर कोई और उस चीज़ों से अफेक्ट ना हो। मयंक सर, मतलब हमें अपने स्तर पे तो अवेयर रहना ही चाहिए, लेकिन मेरा जो मानना है कि लॉज, मतलब जो गवर्नमेंट के लॉज हैं, मतलब एक जैसे आज के टाइम पे भी गवर्नमेंट ने काफी सारी, मतलब जैसे डेटा प्राइवेसी का था, गवर्नमेंट ने बड़े बड़े जायंट्स लाइक व्हाट्सएप को बोला भी था, व्हाट्सएप, फेसबुक, की आपको डाटा, क्योंकि जो डाटा है वो हमारी कंट्री में मेंटेन नहीं करते, जो ओरिजिनल डाटा है वो अपने अमेरिका, मतलब उन्हीं में मेंटेन रखता है। तो गवर्नमेंट ने बोला भी था कि आपको डेटा यहाँ पे मेंटेन करना होगा। गवर्नमेंट ने व्हाट्सएप के लिए बनाया था कि व्हाट्सएप को अपना एक रीजनल ऑफिसर रखना पड़ेगा, कि अगर कोई भी इंडिया में मतलब अगर शिकायत करता है तो वो शिकायत सुनी जाए और उस पर एक्शन हो। डेटा प्रोटेक्शन को लेकर कानून भी बन रहे हैं, और बात यह है कि जिस देश का वो डेटा है उसका जो सर्वर है वो भी उसी देश में रहे। वंशी, आप क्या कहेंगे, क्या सॉल्यूशंस हो सकती हैं साइबर सिक्योरिटी की दिशा में? बेसिकली ना, जैसे हम अपने फॉर्म्स वगैरह में देखते हैं तो हम इवन क्लाइंट्स को मेल करते हैं, क्लाइंट से भी मेल आती है, तो हम ये देखे हैं जो हमारी IT टीम्स होती है और क्लाइंट की IT टीम्स होती है, उन्होंने ऑलरेडी ना बहुत सारे प्रोटोकॉल्स लगाए होते हैं जिससे हम बोगस अपने जो भी डाटा है उसको पता लगा सकता है। लाइक ना, अगर कोई वैसी मेल होती है फिशी टाइप, तो वो ना येलो हो जाती है, ये रेड या ग्रीन हो जाती है, मतलब वो हमें एक न्यू मेल का एज अ अलर्ट देती है। और हमें ना डेली बेसिस पे, मतलब अगर हम मॉर्निंग में अपना लैपटॉप भी ओपन करते हैं ना, तो डेली बेसिस पे मेल आती है कि आपका स्पैम में नहीं, ऊपर ही के साइबर आपकी सारी मेल्स प्रोटेक्टेड है, मतलब हमारी IT टीम से आती है। तो ये ऑलरेडी स्टेप्स लिए हैं हमारी जो हमारी फॉर्म्स वगैरह है उसमें कि डाटा सिक्योर है, तो ये चीज है अभी तो। ठीक है, चलते चलते आशुतोष, क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्योंकि अक्सर हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की बात तो जरूर सुनते हैं, लेकिन उसके अलावा और क्या कर सकते हैं? सर, हम सबसे पहली चीज तो हमें अपने लेवल पे ये करनी है कि हमें पासवर्ड के रिगार्डिंग हम कई बार बहुत हमारा कैजुअल अप्रोच होता है कि जब तक हमें जरूरत ना पड़े या जब तक हम भूलेंगे नहीं तब तक हम उसको अपडेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऐसे केसेस हैं कि अगर हमने एक बार लॉगिन कर लिया तो वो सालों साल तक चलता रहता है, क्योंकि हम उसमें सेव पासवर्ड कर देते हैं। तो हमें ये हैबिट बनानी है कि एक टाइम इंटरवल पे हम पासवर्ड को अपडेट करें। सिमिलरली कॉर्पोरेट की बात अगर हम करें तो उनको इनबिल्ट एक सिस्टम रखना चाहिए, ताकि कुछ टाइम पीरियड के बाद, मे बी दैट्स कुड बी 1 मंथ और 2 मंथ, उसके बाद लॉगिन ही ना हो और वो पॉपअप दिखाए कि आप पासवर्ड अपडेट करें तभी आप लॉगिन कर सकते हैं। दूसरा, हम ये देखते हैं कि बहुत सारे केसेस में कि लोग जेन्युइन सॉफ्टवेयर यूज नहीं करते, पायरेटेड विंडोज लगाते हैं, या सॉफ्टवेयर अगर हम MS ऑफिस की ही बात करें पायरेटेड होता है, हम इन चीजों से बचें। तीसरा, एंटीवायरस आज तो ये भी है सर कि अगर जेन्युइन विंडो हम अडॉप्ट कर रहे हैं तो उन विंडोज के साथ ही एंटीवायरस आता है, फिर भी हम एडवांस एंटीवायरस बहुत सारे मार्केट्स में वो यूज कर सकते हैं ताकि एडवांस प्रोटेक्शन हमें मिले। दूसरी जो फोर्थ है वो हम फायरवॉल पे बात करते हैं कि फायरवॉल हमारा जो एक्सटर्नल और इंटरनल डेटा ब्रीच है उसको कंट्रोल करता है। तो हम फायरवॉल कॉर्पोरेट के सेक्टर में भी देख सकते हैं कि उन पे वो अडॉप्ट कर सकते हैं ये सारी चीजें। जी, तो उम्मीद करते हैं कि ये जो छोटी छोटी टिप्स हैं कि आपने स्कैन कर ली पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव, अपने कंप्यूटर पे लगाने से पहले पासवर्ड आपने समय समय पर जो है बदल लिया, और बिजनेसेस भी इसको लेके सजग रहें।
सर ऑल्सो एक और चीज़ हो सकती है कि जो भी ये रेगुलर डे टू डे में हमें अवेयर रहने की ज़रूरत है, जैसे सॉल्यूशंस जो भी सबने यहाँ पर डिस्कस किए, वही सॉल्यूशंस हम कुछ ऐसे प्रोग्राम्स बनाएं कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम पब्लिक को अवेयर कर सके, उससे रिलेटेड हम सेमिनार्स करके फ्री ऑफ कॉस्ट या प्रोग्राम्स करके हम रेगुलर डे टू डे प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशंस हम लोगों को दे सके, ताकि वो खुद एटलीस्ट अगर उनको खुद नॉलेज नहीं है तो हम उनको नॉलेज दे पाएंगे, तो वो ताकि अलर्ट रहें इन चीज़ों के लिए। और हमारा कार्यक्रम उसी दिशा में एक प्रयास था। आप सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।